राजीव जी, आज आप मेरा नजरिया विश्लेषक के रूप में ले रहे हैं, पैगाम इंसानियत के रूप में भी नहीं। आप मैं बोल रहा हूं, और आप कम्युनिस्ट पार्टी की जो प्रवक्ता की हैसियत से भी आप मेरे विचार नहीं ले रहे। तो अगर मैं विश्लेषक की हैसियत से बोलूं तो बीजेपी के खिलाफ इतने आधार हैं या इतने मुद्दे हैं जिसे विपक्ष उठाने में नाकामयाब है। बीजेपी खुद समस्या पैदा करती है, उसका समाधान भी खुद तलाशती है, वो विपक्ष के जरिए तलाशती है। अखिलेश यादव जी चुनाव के समय में एक बयान दे देते हैं तो उसका उसका तो इस्तेमाल बीजेपी करेगी ही करेगी। अखिलेश यादव ने अपना काम कर दिया, बीजेपी को आरएसएस को अपना काम करना है। ऐसे सलमान खुर्शीद साहब ने भी अपना काम किया है, और फिर बीजेपी अपना काम करेगी, आरएसएस अपना काम करेगी। मैं एक चीज बहुत पहले से कहता हूं और इस बात को कह रहा हूं कि विपक्ष रीढ़ विहीन है। कुछ, हाँ, प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके सीईओ कुछ लोग हैं, जैसे अखिलेश यादव भी एक कंपनी के सीईओ हैं। राजनीतिक पार्टी में नहीं मानता हूं। जितनी भी एक व्यक्ति विशेष की पार्टियां हैं जहां में, तो राजनीतिक पार्टियां नहीं हो सकती हैं, और उसका काम वो करती है। तो ये एक सोचने की बात है, इस खला को भरने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस समय विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए वो विपक्ष नहीं निभा रहा है। विपक्ष के मुद्दे होने, बेरोजगारी होना चाहिए था, भ्रष्टाचार होना चाहिए था, कोरोना काल के अंदर जो पूरे देश ने त्राहिमाम त्राहिमाम इस देश में हुआ वो होना चाहिए था। लोग अपने चहेतों को हॉस्पिटल ले गए, वहां अपना पूरी पूंजी लुटा के अपने जनाजे घर लेके गए, वो होना चाहिए था। कोरोना काल के अंदर पलायन होना चाहिए था, बेरोजगारी होनी चाहिए थी। मुझे अच्छी तरह याद है, एक आंदोलन से, मैं उत्तर प्रदेश के 3-4 आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। अभी पिछले मेरे ख्याल से 3 महीने से दरोगा भर्ती 2016 के बच्चे वहां धरना दे रहे हैं लखनऊ के अंदर, उनकी कोई सुनता नहीं है। 6600 की भर्ती को घटा के 2400 कुछ किया गया, उसके बाद भी उनका नहीं है। मसला नाम बदलने का भी नहीं है जनाब। जब आजादी की तारीख ये बदल सकते हैं तो शहरों के नाम बदलने तो सेकेंडरी चीज हो गई, समझ गए। और मैं एक चीज मानता हूं, सैद्धांतिक रूप से मानता हूं कि जो वो नाचने वाली लड़की, क्या नाम है उसका, मेरे जहन में नहीं आ रहा है, उससे वो अंतिम लड़की नहीं है या पहली लड़की नहीं है जिसने ये बात कहा हो कि देश आजाद 2014 में हुआ है। उससे पहले कई लोग ये कह चुके हैं। ये आरएसएस का एक एजेंडा होता है कि पहले छोटे छोटे स्तर पे उसे कहलाया जाए, उसके बाद में फिर उस पर कुछ किया जाए। तो ये हुआ है, मैं उसकी बात से सहमत हूं और आप भी सहमत होंगे। क्या नाम है उसका, नाम थोड़ा मुझे जहन में आ जाए तो बता दीजिएगा थोड़ा सा। वो नहीं है जिसे पद्मश्री मिला है, क्या नाम है उसका। तो अब उसने जो कहा है, मैं उसकी बात से सहमत हूं, क्योंकि 2014 के बाद से जो इन्हें आजादी मिली है, इस थॉट को, इस स्कूल ऑफ थॉट को, जो इनका गोडसे वाला थॉट से इन्हें आजादी मिली है। लोगों का फ्रिज ये चेक कर लेते हैं, ये भी आजादी है। मिसाइल मैन, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम को ये कहीं भी प्लेटफॉर्म पर जिहादी कह सकते हैं। उन्हें इस हद तक इल्जाम लगा सकते हैं कि उन्होंने पूरी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफर की है। उस आदमी के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती है, ये आजादी मिली है। सड़क पे चलते हुए कौन आदमी क्या जा रहा है उसकी लिंचिंग कर सकते हैं, ये आजादी इन्हें मिली है। ये पोशाक देख के इंसाफ करते हैं, ये आजादी भी इन्हें मिली है। किसी को भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग कह सकते हैं, ये आजादी मिली है। किसानों की ये खालिस्तानी कह सकते हैं, ये आजादी मिली है। ये यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर बच्चों पर लाठी चार्ज कर सकते हैं। जामिया के अंदर या जेएनयू के अंदर नकाबपोश गैंग जाकर कहना चाहिए प्रोफेसर और बच्चों को मार सकते हैं, ये भी आजादी 2014 के बाद मिली है। महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाकर उस पर दोबारा मौत का गोली चलाकर रिहर्सल कर सकते हैं, ये आजादी भी 2014 के बाद ही इन्हें प्राप्त हुई है। तो बहुत सी आजादी, ये कहना कि साहब उससे पहले नहीं, वो सही कह रहे हैं। तो ये सोचना ये है कि इन्हें कौन सी आजादी चाहिए थी और ये किस आजादी की बात कर रहे हैं
जो इन्हें 2014 के बाद मिली है, आप इसे मान क्यों नहीं लेते? इसे मान लेना चाहिए पूरे देश को। देश को आजाद हुए होगा 1947 के अंदर, जो अंग्रेजों से आजाद कराया था। अब उन लोगों से जो दूसरा थॉट है, उस थॉट से इन्होंने करके, इनका थॉट जो आया है, इन्हें आजादी 2014 के बाद ही मिली, उससे पहले ही आजादी नहीं थी कि महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाएंगे और उस पर गोली चलाएंगे, या एक मिसाइल मैन को, जिसके पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कर्ज है, उस शख्स का जिसने हिंदुस्तान को पावर बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम ने, जिसे भारत रत्न दिया गया, उसे जिहादी कहा जा सकता है। तो ये सारे थॉट हैं सर। तो अब इसे जो इंसानियत का काम कर रहे हैं, देश हित में काम करना चाहते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। और एक चीज और मैं कहूंगा राजनीतिक विश्लेषक के नाते, कि आपका ये सोचना कि आरएसएस ने सिर्फ बीजेपी को मजबूत किया है, नहीं, ऐसा नहीं। आरएसएस ने 1925 से लेकर अब तक जो काम किया है, उसने पहले दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आरएसएस की शाखा को पहले मजबूत किया है, बाद में बीजेपी को मजबूत किया है। हर राजनीतिक पार्टी के अंदर आरएसएस की शाखा मौजूद है। जब जब बीजेपी बैकफुट पे आएगी, विपक्ष के नेता का एक बयान ऐसा आएगा जिसे आरएसएस उस पे ही, उसी पिच पर खेलेगी। अब जो इस इलेक्शन में यूपी में खेला जाएगा, वो अखिलेश की पिच पर खेला जाएगा जो उन्होंने बयान दिया है, या सलमान खुर्शीद की पिच पर खेला जाएगा जो उन्होंने चुनाव से पहले कहा है, या उनकी किताब का विमोचन हुआ है, उस पर खेला जाएगा। और कोई एक आध बयान ऐसा आएगा विपक्ष के नेता की तरफ से। तो ये सोचना कि साहब आरएसएस बीजेपी के अंदर मौजूद है, शायद वहां कमजोर हो रही है बीजेपी के अंदर, लेकिन विपक्ष के अंदर बहुत मजबूत है और सारी पार्टियों के अंदर मौजूद है। अब जो समान विचारधारा वाले लोग हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें कोई एक रास्ता बनाना चाहिए, एक समूह बनाना चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहिए, तब जाके होगा। लोग कहते हैं राजीव जी कि साहब विकल्प नहीं है मोदी जी का। सर बिल्कुल, 135 करोड़ की जनसंख्या में अगर आप घूमना जाएंगे तो ऐसा विकल्प तो नहीं मिल सकता, कम से कम ऐसा विकल्प नहीं मिल सकता जो ये कहे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा और देश बेचने की आजादी। अभी मैं एक डिबेट सुन रहा था जिसमें किसान नेता बोल रहे थे और एक एंकर थे, साहब पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के सामने सामान बेचने की तो कहना चाहिए नहीं है, स्थान नहीं है कि किसान अपना सामान रख के बेचेंगे। मैंने सही कह रही है एंकर, पार्लियामेंट तो देश बेचने की जगह है, किसानों का सामान तो फुटपाथ पे रखकर बिकता। पार्लियामेंट कोई किसानों की फसल बेचने की जगह थोड़ी है कि वहां जाके किसान अपनी फसल बेचेंगे। किसानों की फसल फुटपाथ पे बिकती है, पार्लियामेंट से देश बेचा जाता है। तो देश जिस दिशा में बेच रहा है, सब खामोश है, और खामोश इसलिए है कि सबकी लाल फाइलें बनी हुई है, बुला के दिखा दिया जाता है, या तो खामोश रहिए वरना आप सुन लीजिए। आप उसकी बात करते हैं ना आपातकाल की, आपातकाल के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आपातकाल था सर, या पत्रकारों के ऊपर आपातकाल था, आम प्राणी के ऊपर आपातकाल नहीं था। गोरखपुर की घटना में देख रहा था, गोरखपुर के अंदर ईद मिलादुन नबी के ऊपर वो एक चांद वो लगाते हैं, कुछ लोग एक झंडा लगा लेते हैं जिसमें चांद तारा बना हुआ होता है। वहां पे पूरा प्रशासन चला जाता है, उसे सोशल मीडिया पे जाया जाता है, उसके घर के चारों तरफ भीड़ जमा हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, 4-5 जिलों की पुलिस आती है, वहां के पीड़ित के खिलाफ उसकी गाड़ियां तोड़ दी जाती है। 4 पीड़ित को लोगों के खिलाफ केस दर्ज होता है। क्या एसीपी या डीएम को नहीं पता कि पाकिस्तान मुल्क का झंडा किस निशान का होता है, किस कलर का होता है? ये सबको पता होता है। या एक बच्चे को लेके जाया जाता है और उसे कहना चाहिए स्वस्थ लेके जाया जाता है, वो उसे कहा जाता है कि साहब खुदकुशी करके मर गया। साहब वो क्षण कितना, देखिए कितना भयंकर होगा, कितना दुखदाई होगा। एक जो अपने जवान बेटे की लाश को उठाकर कब्रिस्तान पहुंचाता है, वो फिर यह आके कहता है कि मैं पुलिस की कार्य प्रणाली से संतुष्ट हूं। वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है जो उसने अपने जवान बेटे का लाशा कंधे पर उठाया। तो ये सब चीज की अब आजादी है कि किसको न्याय देना है। जनाब अब तो हालत ये है कि पोशाक देखकर न्याय हो रहा है, पोशाक देखकर दंगाई नहीं पहचाने जा रहे।
पोशाक देखकर न्याय हो रहा, तो कौन सी पोशाक देखकर न्याय होगा, ये सब हम देख रहे हैं और हमारे सामने सारी चीजें मौजूद है। मैं एक चीज और कहता हूं राजीव जी, और ये एक थॉट दे रहा हूं, एक लाइन ऑफ एक्शन दे रहा हूं पूरे देश को। न्याय के साथ, अदल के साथ हिंदुत्व का की हुकूमत 1000 साल चल सकती है। अदल के साथ, इंसाफ के साथ हिंदुत्व की हुकूमत 1000 साल भी चले तो काबिले बर्दाश्त है, कोई एतराज नहीं। लेकिन जुल्म के साथ, अन्याय के साथ अगर धर्मनिरपेक्षता की भी हुकूमत हो तो एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं है। इस हुकूमत में पिछले 7 साल से देख लीजिए, अगर किसी स्तर पर न्याय होता हुआ नजर आया हो तो मुझे बता दे मिलके। न्याय होता हुआ नजर नहीं आएगा। कितने लोग जेलों में पड़े हैं, जो बोलता है उस पर यूएपीए लग जाता है। यूएपीए तो ऐसा हो गया जैसे किसी भी गुंडों को पकड़ के चाकू रख के और कुछ धारा लगा दी जाती है। यूएपीए जब किसी पे लगता था तो सोचने के लिए क्वेश्चन मार्क हो जाते थे। तो ये सारी चीजें सर, इसे पुनर्विचार, बढ़ के मैं तो ये कहता हूं कि धार्मिक धर्मनिरपेक्षता को दोबारा से परिभाषित करते हैं विद्वान अमलेंदु भाई, हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं। मैं तो ये चाहूंगा आप जैसे पत्रकारों से कि आप धर्मनिरपेक्षता को दोबारा से परिभाषित करें कि धर्मनिरपेक्षता कैसे किसे है। हमने सुना था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, कोई मजहब नहीं होगा। अब मुझे लग रहा है कि अब राज्य का धर्म है, मजहब है, और वो किसी एक पार्टी का नहीं है। आम आदमी पार्टी को देखिए वो क्या कर रही है, वो भी उसका भी धर्म एक मुझे नजर आ रहा है। अखिलेश यादव को देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हम उनसे बेहतर निर्माण कराएंगे। मैं तो ये सोच रहा था, आप बच्चों से पूछ रहा था मैंने, यार हिंदू जहां इकट्ठे होकर इबादत करते हैं उसे मंदिर कहते हैं, मुसलमान जहां इकट्ठे होकर इबादत करते हैं उसे मस्जिद कहते हैं, जहां क्रिश्चियन जाते हैं उसे चर्च कहते हैं, जहां सरदार कहे जाते हैं उसे गुरुद्वारा कहते हैं। सबकी इबादत की जगहों के कुछ नाम है। मैंने यार जहां कुछ इंसान मिलकर इबादत करे उसे क्या कहेंगे? तो मैं वो एक नाम की तलाश कर रहा हूं कि जहां सारे इंसान मिलकर ईश्वर की, अल्लाह की, गॉड की, कुछ भी नाम दे लिए, उसकी आराधना करें, उसकी इबादत करें, उसकी पूजा करें, उससे प्रेयर करें, उसे उस स्थान को क्या कहेंगे? अगर राजीव जी उस स्थान का नाम आप नामकरण कर देंगे तो मैं 5 दिसंबर 2021 को विट्ठल भाई पटेल हाउस में उस स्थान का नामांकन करूंगा, उसकी स्थापना करूंगा। ये मैं तय कर चुका हूं। कम से कम एक इंसानियत का मजहब तो यहां होना चाहिए, कुछ इंसानों को इकट्ठा करके बात की जा सके।